आप दिन भर कई खबरें देखते हैं, उसमें से कई खबरें जो ऐसी रहती हैं जो सुर्खियां बन जाती हैं। उन्हीं खबरों को चुनकर हम लाए हैं हमारे खास कार्यक्रम खबर गरम में है। चलिए बात कर लेते हैं इजराइल की। तो लगातार इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। काफी वक्त बीत चुका है, हजारों मौतें हो गई, लेकिन इसके बावजूद अभी भी स्थितियां वहां पर सुधर नहीं पाई है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल पर हमास की ओर से हमला शुरू किए अब 10 दिन हो चुके हैं। इस हमले की वजह से इजराइल में अब तक करीब 1400 लोगों की जान जा चुकी है। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर किए पलटवार में मौतों का आंकड़ा अब 2500 के पास पहुंच चुका है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास को लेकर काफी आक्रामक हैं और उसके खात्मे का संकल्प कर चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि कोई युद्ध विराम नहीं है। इजराइल हमास के संपूर्ण खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। वहीं अभी तक इजराइल की ओर गाजा पर सिर्फ हवाई हमले किए गए हैं। खबर है कि इजराइल सेना जल्द ही गाजा पर समुद्र और जमीनी मार्ग से भी हमला कर सकती है। गाजा की सीमा पर इजरायली सेना तैनात है। वहीं इजराइल ने गाजा पर संपूर्ण पाबंदी लगा दी है। वहां की हर चीज की सप्लाई रोक दी गई है, जिसके कारण गाजा में जीवन बेहद मुश्किल हो गया है। अब देखना होगा कि जंग की यह आग कहां जाकर खत्म। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर आतंकी हमले के बाद से शुरू हुई जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। जंग की इस आग में करीब 4000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, हजारों लोग घायल हैं और धीरे धीरे दुनिया के दूसरे देश इसकी जद में आ रहे हैं। देखना होगा कि युद्ध की ये आग कब तक शांत होती है। इजराइल और हमास के बीच जंग के बीच भारत भी मिशन चला रहा है। जो भारतीय इजराइल में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जा रहा है। भारत की तरफ से ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है ताकि भारतीयों को वापस अपने देश लाया जा सके। इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच तमाम देश युद्ध क्षेत्र में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। भारत ने भी पहल करते हुए अपने नागरिकों को इजराइल से वापस बुलाया है और अब तक 900 से अधिक भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जा चुका है। ऑपरेशन अजय के तहत 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान रविवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और कौशल किशोर ने दिल्ली लौटे भारतीय नागरिकों को तिरंगा देकर उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि जब तक सभी भारतीय वापस नहीं आ जाते, उड़ानें जारी रहेंगी। बता दें कि 18,000 भारतीयों को इजराइल से वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। भारतीयों को वापस लाने का निर्णय इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बाद लिया गया। विदेश मंत्रालय ने इजराइल और हमास के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए 24 घंटे काम करने वाला नियंत्रण कक्ष बनाया है। ये नियंत्रण कक्ष स्थिति पर नजर रखने के साथ ही सूचना और सहायता उपलब्ध करा रहा है। भारतीय नागरिक विदेश मंत्रालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष से टोल फ्री नंबर 1800 118797 पर संपर्क कर सकते हैं। ईमेल situationroom@mea.government.in के जरिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि कल ही अवीव से 471 भारतीयों को 2 विमान लेकर दिल्ली पहुंचे। लौटने वाले लोगों ने मोदी सरकार का धन्यवाद किया है। 18,000 भारतीयों को इजराइल से वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। 918 अब तक आ चुके हैं। हमास आतंकवादियों के 7 अक्टूबर को किए गए एक औचक हमले में कम से कम 1300 इजरायली नागरिक मारे गए, जिनमें से अधिकांश आम लोग थे। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी हमले किए हैं, जिनमें 1500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनता को अपना संबोधन भी दिया और इसके साथ ही प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सभी राजनीतिक दल जनता को अपने पक्ष में करने के लिए जी जान से जुटे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कांग्रेस और भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बना रखा है। छत्तीसगढ़ का पैसा कांग्रेस के दिल्ली दरबार की तिजोरी में जाता है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है। एटीएम बनाकर रखा है। छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी युवा के अधिकार का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है। दलित युवा का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है और मेरे पिछड़ा वर्ग के युवा भाइयों बहनों का अधिकार भी ये इनके एटीएम के थ्रू दिल्ली में जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आने वाला चुनाव एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। आने वाला चुनाव विधायकों को चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि आने वाला चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में स्वर्णिम भविष्य वाले छत्तीसगढ़ बनाने का चुनाव है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार सत्तारूढ़ है और बघेल सरकार की स्थिति वहां काफी मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में वहां बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है और बीजेपी के दिग्गज नेता सीएम बघेल को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। यही कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच रहा है। इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर के दौरे पर रहे। क्या कुछ खास रहा उनके दौरे के दौरान, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा एक्शन मोड में है। मेवाड़ में सियासी जमीन को तराशने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर दौरे पर रहे। यहां उन्होंने एक निजी होटल में उदयपुर संभाग के बीजेपी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। यह बैठक चुनावी दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी चर्चा का विषय रही। बैठक में उदयपुर संभाग के सभी 6 जिलों के पदाधिकारियों को शामिल किया गया। बैठक में नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया और जीत का मंत्र भी दिया। वहीं नड्डा के इस दौरे पर राजस्थान कांग्रेस हमलावर नजर आई है। और जहां तक नड्डा साहब का सवाल है तो नड्डा साहब जितने चक्कर लगाएंगे, बीजेपी के बड़े नेता जितने आएंगे, उतना बीजेपी में बिखराव होगा। अभी बीजेपी में सफाई अभियान चल रहा है, एस्टैब्लिश नेताओं को साफ करके और नए नेताओं को खड़े करने का। राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं दोनों के ही सामने आंतरिक बगावत से निपटने की गंभीर चुनौती भी है। कहा जा रहा है कि राजस्थान में राज्य और पार्टी हाईकमान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दिल्ली बीजेपी इसी बात का कोई तोड़ निकालना चाहती है। अब जब नड्डा की बैठक में राजेश शामिल हुई तो ये चर्चा सियासी गलियारों में चल पड़ी कि क्या महारानी मान गई, क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक हो सकता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मोदी ने अपनी सभाओं में राज्य से दूरी बनाए रखी थी। कांग्रेस में की तरफ से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मिजोरम में भी आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच मिजोरम में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। मिजोरम के दौरे पर राहुल गांधी रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटा है। इसी क्रम में कांग्रेस ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। 40 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राज्य के दौरे पर रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही कहा कि यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं
और मैं चाहूंगा कि आप इस पर विचार करें कि राज्य सरकार ने 5 वर्षों में आखिर किया क्या है। We are fighting an election here, and I would like you to consider what the government has done over the last 5 years. Drugs are spreading rampantly across the future generation. 250 young lives have been extinguished because of this. मिजोरम विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला MNF, ZPM, कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने की उम्मीद बताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि मुकाबले में कौन कौन किस पर भारी पड़ता है। इधर कांग्रेस ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की सूची को लेकर लगातार मंथन जारी है। जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान में सूची जारी करने में पार्टी को वक्त लग रहा है और बीजेपी अपनी सूची जारी कर चुकी है, वहीं मिजोरम में कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है। राहुल गांधी ने भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस वहां पर सत्ताधारी गठबंधन को चुनाव में उखाड़ फेंकने में कामयाब होती है या फिर खुद उसे हार का सामना देखना होगा। आपको बता दें, पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चंदा मिलता है उस पर सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करने जा रहा है। 30 अक्टूबर को यह सुनवाई होगी। देखिए रिपोर्ट। राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिलने के मामले को अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। मामले में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने 5 जजों की पीठ के द्वारा इस मामले पर सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। कोर्ट ने कहा कि उसे इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर एक आवेदन मिला, जिसमें कहा गया था कि इस पर अंतिम निर्णय के लिए इसे बड़ी बेंच के पास भेजा जाए। बता दें कि इस मामले पर 4 जनहित याचिकाएं लंबित हैं। इनमें से एक याचिकाकर्ता ने मार्च में कहा था कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को अब तक 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और इसकी 2/3 राशि एक प्रमुख राजनीतिक दल को गई है। दावा किया जाता है कि राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत चुनावी बॉन्ड को दलों को दिए जाने वाले नगद चंदे के विकल्प के रूप में पेश किया गया है। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश वकील भूषण ने कहा, चुनावी बॉन्ड के जरिए अज्ञात स्रोतों से होने वाली फंडिंग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और भ्रष्टाचार मुक्त देश में रहने के नागरिकों के अधिकार का हनन कर रही है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाला चंदा और उसकी गोपनीयता हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। जहां सभी पार्टियां इसे गुप्त रखने को लेकर एकमत हैं, वहीं कई NGOs जो हैं वो लगातार इस पर पारदर्शिता अपनाने की बात कहती रही है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला लेता है। हालांकि 30 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज कैथल के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद भी किया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैथल को बड़ी सौगात दी है। कैथल में भगवान परशुराम के नाम पर बनने वाले मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया और इस मेडिकल कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आधारशिला भी रखी। मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के बाद सीएम ने लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। इसके तहत पूरे प्रदेश में हर जिले में सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। कैथल के बाद अब फतेहाबाद और सिरसा में जल्द ही मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं चरखी दादरी व महेंद्रगढ़ में भी मेडिकल कॉलेज बनने पर विचार किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार ने बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में विकास किया है। प्रदेश में 72 नए कॉलेज खोले गए हैं। इनमें से आधे कॉलेज लड़कियों के हैं। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पात्र परिवार सरकार द्वारा लागू की गई आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवा रही है। आम जन को ध्यान में रखकर योजनाओं को बनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, जहाँ तक मेडिकल कॉलेज का विषय है,
ये ठीक है कि आज के युग में व्यक्ति के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शरीर की बीमारियां जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे हमको और चिकित्सा पद्धति पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इस चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता बहुत पड़ती है। जितने डॉक्टर्स हमको चाहिए, आज उतने डॉक्टर्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जब हमने सत्ता संभाली थी 2014 में, एक घोषणा की थी कि डॉक्टर्स की कमी है। केवल 700 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटों का दाखिला होता था। हमने एक एक करके बढ़ाना शुरू किया। उस समय 6 मेडिकल कॉलेज थे और आज आप लोगों की शुभकामनाओं से आज प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। उस समय 700 सीटें थी, आज 2185 सीटों के ऊपर और एडमिशन होता है। मनोहर लाल लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कैथल को सौगात दी है। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला भी गए थे। वहां भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद किया था और पंचकुला को सौगात दी थी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार दौरे कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज को लेकर भी उन्होंने कहा है कि आगे और भी मेडिकल कॉलेज प्रदेश में बनाए जाएंगे और उसकी आधारशिला रखी जाएगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ता जा रहा है। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों से पराली न जलाने की अपील की है। दिल्ली एनसीआर में हवा प्रदूषण के कारण दम घोटू होती जा रही है। यहाँ कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर यानी कि खराब, जबकि 4 इलाकों का EQI 300 के पार यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली के आसपास के कुछ एक इलाकों का EQI 400 के पार भी दर्ज किया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका एक प्रमुख कारण हरियाणा और पंजाब में जलती पराली को बताया जाता है। बता दें कि हाल के दिनों में किसान पराली जलाते हैं, जिसके कारण दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का जहर घूमता है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने इस पर लगाम लगाने की बात कही है। जलाने वालों का समझ में आता क्यों जला रहे हैं? आखिर बिक्री के लिए एक मार्केट ओपन है तो उनको बेचना ही चाहिए, जलाने का कारण नहीं है। फिर हम जानकारी लेंगे ऐसे किसानों को बेचने नहीं जलाने की नौबत क्यों आई है, नहीं जलने देंगे और उनको समझाएंगे भी सही, और मानो फिर भी नहीं मानते तो सख्ती करें। राजनेता लंबे समय से पराली जलाने पर रोक लगाने और प्रदूषण पर काबू पाने की बात कहते रहते हैं, लेकिन देखना होगा कि सरकार कब तक इस प्रदूषण पर लगाम लगाने में सफल हो पाती। पराली जलाने और दिल्ली एनसीआर की हवा के प्रदूषित होने का मुद्दा काफी पुराना है। हर साल सर्दी की शुरुआत में इस परेशानी का सामना राजधानी और उसके आसपास के लोग करते हैं। हर साल नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। बहुचर्चित निठारी कांड के मामले में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इस पूरे मामले में आरोपियों को बरी कर दिया गया है और फांसी की सजा को भी रद्द कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में अहम फैसला सुनाया है। दरअसल इस मामले में आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया गया है और फांसी की सजा भी रद्द कर दी गई है। कई दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। निठारी कांड में मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोहली और एक अन्य अभियुक्त मोनिंदर सिंह पंढेर को एक निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ इसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुरेंद्र कोहली के साथ कोठी के D5 के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोहली का आरोप है कि वो पंढेर कोठी का केयरटेकर था और लड़कियों को लालच देकर कोठी में लाता था। निठारी गाँव की दर्जनों लड़कियाँ गायब हो गयी। वो उनसे दुष्कर्म कर हत्या कर देता था। इसके बाद लाश के टुकड़े कर बाहर फेंक आता था। आपको बता दें कि 29 दिसंबर 2006 को गौतम बुद्ध नगर के निठारी इलाके में मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे स्थित नाले से 19 कंकाल बरामद हुए थे। इस मामले में कोहली और पंढेर को नोएडा की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में इस मामले को CBI के हवाले कर दिया गया था।
इस संपूर्ण प्रकरण में कुल 16 मुकदमे दर्ज किए गए थे और अदालत में 2007 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इस मामले पर 2009 से लगातार सुनवाई हुई और कई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई और 2019 के बाद कोर्ट ने इन दोनों को बरी किया है। ऐसे में आरोपी पक्ष के वकील ने दलील दी कि प्रेशर में आकर आरोपी ने गुनाह कबूल किया था। हालांकि अब इस पर फैसला आ गया है, फांसी की सजा रद्द कर दी गई है और दोनों ही आरोपियों को बरी कर दिया गया है। एक 128 साल बाद अब ओलंपिक में भी क्रिकेट नजर आएगा। जी हां, क्रिकेट के अलावा और भी कई खेलों को अब ओलंपिक में शामिल किया गया है। देखिए रिपोर्ट। 2028 में ओलंपिक होना है और इस बार क्रिकेट को भी इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दें कि 2028 ओलंपिक लॉस एंजल्स में खेला जाएगा। क्रिकेट इससे पहले 1900 के पेरिस ओलंपिक में खेला गया था, यानी कि 128 साल बाद क्रिकेट की ओलंपिक में वापसी होगी। इसी महीने 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। इससे पहले पेरिस ओलंपिक साल 1900 में भी क्रिकेट खेला जा चुका है। इससे पहले पेरिस ओलंपिक में ये क्रिकेट खेला गया था, तब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने गोल्ड मेडल के लिए सिर्फ एक टेस्ट मैच ही खेला था, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन की टीम 158 रन से जीत गई थी। क्रिकेट कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 2 बार 1996 और 2022 में शामिल किया गया है। वहीं एशियन गेम्स में 2010, 2014 और 2023 में 3 बार क्रिकेट को जगह मिली है। लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 के लिए फ्लैग फुटबॉल को भी एंट्री दी गई है। फ्लैग फुटबॉल में दोनों टीमों के पास 5-5 प्लेयर होते हैं और इसे फुटबॉल का अमेरिकन वेरिएंट कहा जाता है। स्क्वॉश को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया है। स्क्वॉश को 1998 से कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स में लगातार शामिल किया गया। ये 2 या 4 खिलाड़ियों के बीच 4 दीवारों के कोर्ट में एक छोटी रबर की बॉल से खेला जाता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। इस साल एशियन गेम्स में तीसरी बार क्रिकेट खेला गया। इसमें भारतीय मेंस और विमेंस टीमें पहली बार खेली और दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल जीता है। आपको बता दें कि एक तरह से देखा जाए तो भारतीय मेंस और विमेंस टीमें पहली बार यहां पर खेलती हुई नजर आई। एशियन गेम्स में हालांकि दूसरी बार क्रिकेट को मौका दिया गया था, जिसमें दोनों ही टीमें गोल्ड मेडल जीती। इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा है और 100 से ज्यादा मेडल भारतीय टीम ने जीते हैं। चलिए, इसी के साथ ही खबर गर्म है कि इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।